हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए बीएससी बीकॉम के सभी फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत योग एवं ध्यान वाले विषय से संबंधित कुछ दो सेशन अभी तक दोस्तों हमारे हो चुके हैं और इसमें हमने स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की है एमसीक्यू फॉर्मेट वाली क्लासेस। ठीक है ना। तो ये जो क्लास चल रही है आपकी, ये एमसीक्यू सीरीज क्लासेस है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों हमने लास्ट में जो दो लेक्चर लिए हैं, जो दो भाग हमने डिस्कस किए हैं, वो कंप्लीटली यूनिट 1 से संबंधित थे और आज का ये भाग 3 भी दोस्तों यूनिट 1 से ही संबंधित है। तो आज के सेशन के बाद में यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, योग एवं ध्यान वाला जो ये विषय है दोस्तों, बहुत छोटा सा विषय है। ज्यादा सेशन इसमें मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, मात्र 5, 6 या 7 मैक्सिमम 7 लेक्चरों के अंदर ही आपका ये पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन में आपको इसी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के रूप में इन सेशनों के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और चूंकि कर भी रहा हूं। ठीक है ना। तो आज लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएंगे, भाग 3 कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया, ज्यादा सेशन नहीं होंगे, ज्यादा भाग नहीं होंगे, मुश्किल से 6 या 7 भाग मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगी क्लासेस। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि फर्स्ट मिनट में आपके ये विशेष टॉपिक है, जिसे आप बाद में आसानी से आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो कुछ लगभग देखिए, पहले भाग में हमने डिस्कस किए थे 20 क्वेश्चन, सेकंड भाग में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और आज के इस थर्ड भाग में भी हमें लगभग 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं। छोटे छोटे से पार्ट होने वाले हैं। ठीक है ना, जिसके माध्यम से आपका सब्जेक्ट बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा, फाउंडेशन के अलावा, यदि आप चाहते हैं कि अन्य विषय भी अगर आप हमारे साथ पूरे विस्तार पूर्वक क्लासेस के साथ में, डिटेल क्लासेस के साथ में अगर पूरे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, नोट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट विजिट करना चाहिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट आसानी से देखने को मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ही देखने को मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि षट क्रिया का अभ्यास कब किया जाना चाहिए। षट क्रिया का अभ्यास कब किया जाना चाहिए। षट क्रिया के बाद में इसके बारे में इसका सामान्य सा परिचय हम लास्ट वाले भाग में, अर्थात कि भाग नंबर 2 में हम देख चुके थे कि षट क्रिया क्या होती है। अगर आप भाग नंबर 1 से कंटिन्यू रूप से फॉलो कर रहे हैं तो आपको जो है कोई सा भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। सबके बारे में बेसिक सी बातें मैं कर चुका हूं पहले वाले क्वेश्चनों के साथ ही। ठीक है ना। तो षट क्रिया का अभ्यास कब किया जाना चाहिए, कब किया जाता है। तो षट क्रिया का अभ्यास आसन और प्राणायाम से पूर्व करना चाहिए, या फिर आसन या प्राणायाम के बाद करना चाहिए, या योग अभ्यास के अंत में करना चाहिए, या सोने से पहले करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि षट क्रिया अर्थात की जो 6 क्रियाएं होती है, जिन्हें किसी भी आसन के से पहले किया जाता है, और ये षट क्रिया में जो 6 क्रियाएं बताई जाती है, वो 6 क्रिया हमारे शरीर के अलग अलग भागों को, आंतरिक रूप से अलग अलग अंगों को साफ करने के लिए, जी हां, अंगों की आंतरिक रूप से सफाई करने के लिए ये षट क्रिया अर्थात कि षट कर्म, 6 कर्मों को या 6 क्रियाओं को किया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि षट क्रिया का अभ्यास कब किया जाता है, आसन या प्राणायाम करने से पहले। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपालभाति क्या है। कपालभाति क्या है, नाम आपने सभी ने सुना है, पर बताइए क्या ये षट क्रिया है, या ध्यान है, या फिर आसन है, या मुद्रा है। कपालभाति क्या है। तो कपालभाति दोस्तों आप सभी जानते क्या है, ये षट क्रिया है। क्या है, षट क्रिया है। ठीक है ना। षट क्रिया 6 क्रियाओं में से एक। क्लियर। अगला प्रश्न है, बस्ती और नौली क्रिया लाभकारी है किसके लिए। बस्ती और नौली, जो कि ये भी षट क्रिया के ही है ना, 2 क्रियाएं हैं। षट मतलब कि 6 क्रियाओं में से 2 क्रिया है। तो ये किसके लिए लाभकारी है, बस्ती और नौली। पाचन तंत्र की सफाई करने के लिए, फेफड़ों की सफाई करने के लिए, या जोड़ों का दर्द ठीक करने के लिए, या गर्दन के ऊपरी भाग की सफाई करने के लिए। तो बस्ती और नौली जो है दोस्तों, ये पाचन तंत्र को ठीक करने या उसकी सफाई करने के लिए इन षट क्रियाओं को किया जाता है। क्लियर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, धोती क्रिया का अभ्यास किस अंग की सफाई करने के लिए किया जाता है। अर्थात कि षट क्रियाओं में से एक क्रिया धोती क्रिया, उसका प्रयोग या उसका अभ्यास किस अंग की सफाई करने के लिए किया जाता है। लीवर, फेफड़े, स्टमक, या फिर हृदय। तो दोस्तों, धोती क्रिया का जो प्रयोग किया, अभ्यास किया जाता है, ये लीवर को साफ करने के लिए
किया जाता है। क्लियर है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से षट क्रिया कौन सी है? षट क्रिया वस्ती, मूलबंध, शीतली या भस्त्रिका। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं वस्ती जो है ये 6 षट क्रियाओं में से एक षट क्रिया है। क्लियर, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारणतः सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं, साधारणतः सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं सूर्य नमस्कार अभ्यास के पहले, जब सूर्य नमस्कार करते हैं उससे पहले किया जाता है सूक्ष्म व्यायाम, या फिर आसन करने से पहले किया जाता है, या यौगिक अभ्यासों के बाद में किया जाता है, या षट कर्म अभ्यास के समय किया जाता है। तो दोस्तों सूक्ष्म व्यायाम जो होता है ये सूक्ष्म व्यायाम आसन करने से, कोई सा भी आसन करने से पहले किया जाता है, सूक्ष्म व्यायाम। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, सूक्ष्म व्यायाम का लाभ क्या है? मुख्य लाभ क्या है? मांसपेशियों व जोड़ों को लचीला और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है ये, या फिर वजन को कम करने के लिए किया जाता है, या दृष्टि ठीक करने के लिए, या ध्यान लगाने में सहायक, या ध्यान लगाने के लिए किया जाता है। तो चारों में से कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? तो इसके लिए हो जाएगा मांसपेशियों और जोड़ों को लचीला या मजबूत बनाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है। क्लियर है ना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यायाम है? तो भुजंगासन, सर्वांगासन, या हलासन, या कंधों के जोड़ को घुमाना। कंधों के जोड़ को घुमाना, इनमें से व्यायाम बताना है, व्यायाम कौन सा है। दोस्तों आप जो है शब्दों से ही पहचान पा रहे हैं कि जो तीनों दिख रहे हैं आबा और सा, ये तीनों कहीं ना कहीं आसन वाले शब्दों से जुड़े हुए हैं। बाकी एक जो है ऑप्शन दा है ना, जिसमें जोड़ों को घुमाने की बात की जा रही है, चाहे वो कंधे के जोड़ हो, चाहे हाथ पैरों के हो, कोई सा भी शरीर के किसी भी अंग के जोड़ हो, है ना। तो जोड़ किस में घूमते हैं? व्यायाम में ही जो है हमारे शरीर के अंगों को घुमाया जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार उन व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य नमस्कार किन लोगों को नहीं करना चाहिए? तो सूर्य का नमस्कार उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो हृदय रोग या रक्तचाप के मरीज हो। ठीक है ना, हृदय रोगी हो या फिर उच्च रक्तचाप हो, ठीक है ना, उन लोगों को जो इस प्रकार के मरीज होते हैं इनको नहीं करना चाहिए, बाकी सब लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार कितनी स्थितियों की श्रृंखला है? सूर्य नमस्कार जो किया जाता है तो उसमें कितने पोस्चर लिए जाते हैं, है ना, कितनी स्थितियों की श्रृंखला है? 16, 14, 12 या 8? समझ तो पा रहे हैं ना। स्थिति मतलब कि सूर्य नमस्कार करते में कितनी स्टेप लगती है। तो आप सभी भली बात जानते हैं 12 स्टेप में सूर्य नमस्कार होता है, 12 स्टेप में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार के समाप्त होने पर क्या किया जाता है? जब सूर्य नमस्कार समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या किया जाता है? प्राणायाम किया जाता है, श्वासन किया जाता है, या फिर आसन या ध्यान। तो सूर्य नमस्कार करने के बाद में श्वासन, है ना, शवासन किया जाता है, श्वासन। ठीक है, श्वास का अभ्यास होता है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार की शुरुआत की जाती है श्वासन से, षटकर्म से, मुद्रा से, या प्रार्थना से? सूर्य नमस्कार की शुरुआत आपको अच्छे से पता है कि इसकी जो पहला पोस्चर होता है वही प्रार्थना का पोस्चर होता है, पहला पोस्चर। ठीक है ना, सूर्य नमस्कार का, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार के एक राउंड में कितने पोस्चर होते हैं? एक राउंड में तो वो सेम है, 12 पोस्चर। ठीक है ना, 12 पोस्चर, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोटल 13 प्रश्न ही थे दोस्तों, इसमें टोटल 13 प्रश्न ही थे, है ना। तो इस 13 प्रश्न के साथ ही जो है हमारे ये यूनिट जो 1 थी, यूनिट 1 थी, ये यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। कल से जो भाग 4 पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें 20 क्वेश्चन देखने हैं एमसीक्यू, 20 क्वेश्चनों की सीरीज होने वाली है कल वाले सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे सेकंड यूनिट के, यूनिट सेकंड से संबंधित जो प्रश्न उत्तर होंगे उन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सेकंड यूनिट के क्वेश्चन आंसर होंगे भाग 4 में, और भाग 5 में यूनिट 3 के क्वेश्चन होंगे। तीनों यूनिट के क्वेश्चन इस प्रकार से हम पूरे जो योग और ध्यान वाला विषय है इसको लगभग 6 या 7 सीरीज में या 6 या 7 भाग में हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है ना। ओके फ्रेंड्स, तो छोटे छोटे से पार्ट है यार, ज्यादा लेंदी नहीं है, डोंट वरी। तो इससे एक आपका भी ये फायदा कि एक अच्छा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है आप लोगों का, वो ज्यादा एकदम लोड भी नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है। और बेसिकली जो एमसीक्यू है ना, बस एमसीक्यू फॉर्मेट की जो क्लासेस होती है ना, उनका साइज यही होना चाहिए,
ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन आंसरों पर हम डिस्कस करते हैं। हाँ, डिटेल क्लासेस अगर लेते हैं तो वो तो 45 मिनट से ज्यादा की ही होती है, लंबी होती है ना, मतलब 40 मिनट से तो ज्यादा की ही होती है, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, कैसा भी लेक्चर हो, 40 मिनट से ऊपर ही होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो तो उसको पूरे विस्तार से समझना होता है। लेकिन एमसीक्यू में सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करने हैं, तो जितना छोटा होना उतना ज्यादा बेहतर है। तो इसीलिए छोटे छोटे से पार्ट्स के रूप में आपको ये सेशन में प्रोवाइड कर रहा हूं। 3 सेशन आपके हो चुके हैं, लगभग 3 या 4 सेशन आपके और आएंगे, इसी के साथ में आपका ये पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? और फिर से रिपीट कर दूं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये, इनको एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से जो है ना छोड़िएगा मत। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।